हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और मैं जानता हूं कि जितनी अच्छे से आप अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से आप अपनी कॉपी का वेट कर रहे हैं। पर मैं फिर से एक बार सॉरी कहना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत सारी कॉपी एक साथ अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे दिन में एक या दो कॉपी ही चेक करने का समय मिलता है। तो मैं उसके हिसाब से रैंडमली कॉपी में चेक कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जिसने बच्चे ने बहुत दिन पहले भेजी हो तो उसकी पहले मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ ही मैं एक ही फोल्डर में डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो जिसका नंबर रैंडम आ जा रहा है मैं उसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जोर लगा के पढ़ते रहिए। मैं रिवीजन करा रहा हूँ यूट्यूब पर, साथ में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस भी जो चल रही है साथ में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी कॉपी मैंने अपने पास रख ली है तो मैं ज़रूर ज़रूर उसको चेक करके आपकी गलती बताऊंगा। अब इस बच्चे को कॉपी चेक करने का कारण ये है कि ये बच्चा बेचारा बहुत परेशान है, कई दिनों से मुझे मैसेज कर रहा है। तो ये कह रहा है सर मेरे 223 मार्क्स है, यानी कि टोटल तो में ये पास है, लेकिन लॉ में बहुत ही ज़्यादा कम, लॉ में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। और जितना पालक परेशान होता है उतनी मुझे परेशानी होती है ऐसी कॉपी चेक करने में। लेकिन एक बात जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलती आपकी बता रहा हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, तो मुझे गलती बतानी पड़ेगी। तो गलती बताने में आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट को फोकस करना पड़ेगा। जो गलती बता रहा हूँ उसको दिल पे पॉजिटिव वे में लेना है। ये मत सोचना कि मैं आपको इन कुछ अदर सेंस में कह रहा हूँ। जो आपको मेरे को लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको इसलिए आईसीआई नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ शायद आईसीआई भी उसी तरीके से सोचकर आपके नंबर डिडक्ट कर रहा है। तो नंबर अगर देखें तो बहुत कम नंबर है। यहाँ पर सिर्फ तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें 5 नंबर है, दूसरे को स्किप कर दिया। पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है ना, उसमें मात्र 6 नंबर हैं। यानी पहले में, तीसरे में, है ना, चौथे में 7 है, पाँचवें में, मतलब 5 5 6 6 नंबर ही हैं, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 10 से ऊपर नंबर लाएंगे तो 50 50 50 मार्क्स आपके, तो 10 10 मार्क्स करके 50 मार्क्स आपके पूरी कॉपी में दिखेंगे। तो अगर कॉपी को चेक करें तो देखो, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आंसर नंबर 3, तो यहाँ हाईलाइट करना है सबसे पहले आंसर नंबर 3 में ये जो पार्ट है ये यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है ना, राइट। और इसको इस तरीके से बीच में लिखना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे लिखा, एक पार्ट लिखा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। अगर आप आईसीआई का सॉल्यूशन देखते हैं, या मैं आपको अपनी किताब भी दिखाता हूँ, तो आपको पता है आईसीआई का सॉल्यूशन अगर आप देखो इसी क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन हमेशा वो चूज करो, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी ऑफ द चैप्टर जिसके तुम्हें सेक्शंस याद हो, है ना। पहला क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, पहली टिप, फर्स्ट क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करो जो बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे आता है, विद सेक्शन, विद केस लॉ का नाम। जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ये तो मेन मेन केसेस आपको याद आने चाहिए, है ना, राइट। इस तरह के सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, है ना। तो मेन मेन सेक्शन है, हालांकि अकाउंटेंट में बहुत सारे सेक्शन आते हैं, मैं याद कराता भी हूँ, लेकिन आपको ये याद होने, मोहिनी बीवी धर्मदास को ना आपको याद होने चाहिए। वैसे उस तरह का कोई पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर इस पर्टिकुलर बच्चे की कॉपी चेक की जाए तो क्या चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। एक तो राइटिंग थोड़ी सी, देखो बदल नहीं सकते, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गैप, मतलब वीडियो गेम फिल इन द ब्लैंक खेल रहे हैं, है ना बाबू। तो बुरा मत मानना, इसको, इस कमी को दूर करना है। फिल इन द ब्लैंक टाइप लग रहा है कि बीच में बहुत ज़्यादा ज़्यादा गैप है। अगर मतलब मैं एक ही लाइन में देखूँ तो बताओ कितने शब्द आ रहे हैं, एक, ये बहुत छोटा है, दो, इसको तो नेग्लिजिबल है, तीन, मतलब एक लाइन में एक लाइन में अगर हम 3 वर्ड लिख रहे हैं तो ये बैड प्रेजेंटेशन में आता है ना, बैड इंप्रेशन में भी आता है, और प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। ऊपर से हमने इसमें कोई भी सेक्शन कोट नहीं किया, पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो धमाकेदार होना है, एग्जामिनर के दिमाग में इमेज बनाने के लिए, जो दिखता है वो बिकता है। एग्जामिनर के दिमाग में इमेज अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा मेहनती है। दूसरा, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन में या तो आप लिखोगे सेक्शन 6 या आप 18 लिखोगे, इनमें से कोई एक लिखोगे।
बिल्कुल क्लियर 25 से और सेक्शन 26 से, इन दो सेक्शन से क्वेश्चन है हिसाब साफ कि भैया वो पर्सनल यूज के लिए सामान ले जा रहा है घर पे। अब अपना प्रोविजन देखो, एक तो बहुत ज़्यादा फैला फैला के लिख रखा है काटा पीटी कितनी है पता ही नहीं लग रहा कि लिख रहा है कुछ नहीं लिखा है। ये देखो ये कितनी काटा पीटी, ये मतलब पहला क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए, ये इस लाइन से बाहर जा रहा है जो जाना नहीं चाहिए, आउट ऑफ द लीग हो रहा है ये, राइट। तुमने प्रोविजन यही खत्म कर दिया। अगर मैं तुम्हारे प्रोविजन की बात करूँगा तो तुमने प्रोविजन यही खत्म कर दिया, यहाँ इतना सा प्रोविजन, मतलब सेक्शन तीन सेक्शन। अब तुम देखो तुम्हारा प्रोविजन क्या है, इतना इतना फैला फैला के लिखने के बाद भी अगर मैं इसको लिखूंगा तो 6-7 लाइन में प्रोविजन खत्म, सीधा फैक्ट पे आ गए आप फैक्ट पे आ गए। तो प्रोविजन गलत है तो फैक्ट ऑटोमेटिकली गलत मान लो, अगर प्रोविजन गलत है तो फैक्ट ऑटोमेटिकली गलत हो गया। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन कंक्लूजन तो एक ही लाइन में होना है, तो ये तुमने भी गलत किया। पहला ही क्वेश्चन इतनी ज़्यादा गलतियां कि एग्जामिनर चेक करने वाला सोच रहा है कि किसी सीए स्टूडेंट की कॉपी चेक नहीं कर रहे, किसी स्कूल के बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं जो शायद पहली बार एग्जाम दे रहा है। हमें आईसीआई का आंसर ऐसे नहीं देना है कि हम आईसीआई का एग्जाम में पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं, हमें ये आंसर देना है कि हम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं। ये प्रोफेशनल एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं है, ये प्रोफेशनल एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस हर बार करनी जरूरी है, बहुत ज़्यादा करनी जरूरी है। तो नो फर्म कैन नॉट रिफ्यूज, ये लीगल लैंग्वेज है ही नहीं, लीगल लैंग्वेज कहीं से कहीं तक नहीं है। अगली बात, नो माई आंसर, ये वर्ड नहीं चलता बाबू, ये वर्ड नहीं चलता कि मेरा आंसर क्या होगा, ऐसा, ये ऐसे शब्द नहीं चलते। विल बी द सेम एंड द फर्म विल बी लायबल ऑल्सो, ये आपने गलत कर दिया, पूरा गलत। अच्छा अब सर इसको एक बार देख लेते हैं चलो, कि एक तो मेरा प्रोविजन कितना छोटा है और कंक्लूजन में आईसीआई क्या कहता है। तुम्हारे पास सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है ना, ये रहा क्वेश्चन देखो। अब तुम देखना आईसीआई क्या कह रहा है, चेक करना। प्रोविजन देखो आईसीआई का कितना, मैं और थोड़ा सा और मैं इसको, हाँ अब देखो जरा, इन द गिवन क्वेश्चन सेक्शन 18, सेक्शन 6 से भी लिख सकते हैं 25-26, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सेक्शन 18 कहता है पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। एक पार्टनर एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल होता है, और खुद के लिए भी क्या होता है, वो एजेंट की तरह ही काम करता है। तो ये बात सेक्शन 6 का हवाला देके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, राइट। ये वाली बात तुमने लिखी, ठीक है, ये वाली बात तुमने लिखी, लेकिन सेक्शन कोट नहीं किया। लेकिन जो क्वेश्चन मेन पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन किसमें पूछ रहा है, 25 पर। ये देखो 25 लिखा कि पार्टनर, क्वेश्चन कहता है पार्टनर ज्वाइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं थर्ड पार्टी के लिए, ये लाइन तुमने लिखी नहीं है ना, अगर वो फर्म एक्ट ऑफ द फर्म है। 26 क्या कहता है कि 25 कहता है पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं, और 25 कहता है अगर अगर पार्टनर की वजह से कोई भी लॉस और इंजरी हुई है थर्ड पार्टी को, तो वो पूरा की पूरी फर्म झेलेगी, अगर उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखा है तो। अब देखो, अब ये देखो ऊपर वाली तुमने जो लाइन लिखी, एक दो लाइन ठीक लिखी, लेकिन यहाँ तक तुमने कोई प्रोविजन नहीं लिखा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, अरे 7 नंबर क्वेश्चन में आईसीआई देखो कितना लंबा चौड़ा प्रोविजन करके दिया है। अगर आईसीआई तुम्हें सेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि तुम भी सेक्शन लिखो, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, उसके बाद तुम लिख सकते हो एनालिसिस में इतना, और फिर कह सकते हो कि इसके एनालिसिस करने के बाद मैं ये मानता हूँ पार्टनर जो एजेंट होते हैं फर्म के, ठीक है ना, सिंस इन द गिवन केस बी बाय द सीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फर्म विल बी लायबल। अब आंसर क्या कह रहा है, आंसर पूछ रहा है क्या उसकी कंटेंशन ठीक है या नहीं है ना। इन दिस केस फर्म कंटेंशन टू रिफ्यूज इज नॉट टेनेबल। अब एक बात, सबसे खतरनाक बात, बहुत ही खतरनाक बात, क्वेश्चन कह रहा है फर्म की इंटेंशन जो है पैसा ना पे करने की, वो ठीक है कि नहीं। तुमने क्या लिखा है, तुमने क्या लिखा है फर्म कैन नॉट बी लायबल, उनके लिखना क्या है, फर्म इंटेंशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। जो पूछ रहा है वो लाइन लिखनी है। तो अब तुम देख लो वो प्रोविजन कितना है और तुम्हारा प्रोविजन कितना है। अब तुम समझ चुके होंगे कि गलती क्या कर रहे हो, बिल्कुल एब्सर्ड वे में आंसर देने से नंबर नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन पूरा देख लेता हूँ। एज पर द प्रोविजन, प्रोविजन है ना, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू द
प्रोविज़न आना चाहिए, ये वर्ड मिसिंग है। अगली बात, सेक्शन फिर से मिसिंग है, ठीक है ना। चलो मेरे को समझ लिया, सेक्शन तुम्हें याद नहीं है, चलो मैं अपनी बुक में दिखाता हूँ एक बार। अगर तुम्हें सेक्शन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो लेकिन ये देखते हैं। अब चेक करना कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या तुमने ये लिखा है? बताओ मुझे, क्वेश्चन अपनी कॉपी में चेक करो क्या लिखा है। क्या डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी लिखी है? डेफिनेशन बिल्कुल 90 से 95% सेम होनी चाहिए, है ना। क्या तुमने 90 से 95 सेम लिखी है? नो इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी नोटिफाइड एज पीएफआई, कोई भी इंस्टीट्यूशन पीएफआई नहीं होता अनलेस इट हैज बीन एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूट बाय, जब तक कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ना बनाए। अदर देन दिस एक्ट, बताना जरा क्या तुमने ये लाइन लिखी है इसमें? अदर देन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन नोटिफाई किया गया है या तो वो सेंट्रल स्टेट के द्वारा किया गया, इस एक्ट के द्वारा नहीं किया गया, और पेड अप कैपिटल इतनी। अब देखते हैं तुमने इसमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ करी है नहीं करी है, क्या चीज़ इसमें खा चुके हो, ये देखते हैं तुम्हारी कॉपी में, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, पीएफआई इज नॉट नोटिफाइड बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी नोटिफाइड एज पीएफआई। ये क्या मतलब हुआ? एक पीएफआई है, यानी जब तुम कह रहे हो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बोला जाएगा, ये क्या मतलब हुआ? एक जो ऑलरेडी पीएफआई है उसे पीएफआई नहीं बोला जाएगा, एक जो ऑलरेडी पीएफआई है उसे पीएफआई नहीं बोला जाएगा। अरे जो ऑलरेडी पीएफआई है उसे तो पीएफआई बोल चुके हैं ना, तो उसे दोबारा पीएफआई नहीं बोला जाएगा। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस लैंग्वेज का। तुमने लिखा नो पीएफआई ट्रीटेड एज पीएफआई, किसी भी पीएफआई को पीएफआई नहीं माना जाएगा, बल्कि लिखना क्या है, नो इंस्टीट्यूशन को पीएफआई नहीं माना जाएगा। समझिए कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने, पहली ही लाइन गलत कर दी। तो यहां पे आएगा अब पीएफआई शैल नॉट बी, पीएफआई वर्ड ही गलत लिखा है तुमने, ये वर्ड बाबू बिल्कुल गलत लिखा है। इसकी जगह आएगा इंस्टीट्यूशन, इस तीनों शब्द की जगह क्या लिखना था? इंस्टीट्यूशन। हो गई गलत। अब तुम ये मैच कर लो अपना, मैंने मैच कर लिया, पढ़ के देख लिया। इसमें तुमने नीचे वाली लाइन लिख दी, ऊपर वाली लाइन गायब कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, है ना, राइट। अब फैक्ट ऑफ द केस पे आ गए, फैक्ट ऑफ द केस पे आ गए भाई, ये कहाँ गया? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये कहाँ गया? कहाँ है? तो ये डेफिनेशन में ये वाला पार्ट गायब कर दिया, नो इंस्टीट्यूशन ये शब्द दिखा गए, एक पीएफआई नहीं होता, तो कैसे नंबर मिल जाएंगे? एक इंस्टीट्यूशन पीएफआई नहीं बनेगा, ये लिखना है। पीएफआई अगर पहले हो गया तो फिर दोबारा पीएफआई उसे दोबारा क्यों लिख रहे हो? ठीक है, बस इतने से में आपने थोड़ा बहुत ठीक लिखा है। इसमें जितने नंबर देने थे इतने पोर्शन पे ही नंबर मिलने चाहिए थे, और इतने पोर्शन पे ही नंबर दिए गए हैं, जो भी दिए गए 2 नंबर 3 नंबर जो भी इसमें आए, राइट। क्योंकि तुमने यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डेटा बिल्कुल आंसर यहाँ पे ठीक लिखा है, 68% है। समझ में आ गई बात? अकाउंट द कंपनी इट हैज़ बीन नॉट बीन मैंडेटरी टू हैव कॉमन सील, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन सील रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, राइट। क्यों? इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी कॉमन सील सो दैट इट इज शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय its 2 director. If company appoints a company secretary, then it has been by a 1 director and shall be authenticated its act. कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? कंपनी सेक्रेटरी एंड बाय द 1 डायरेक्टर शैल ऑथेंटिकेट इट्स एक्ट, है ना। तो इस तरह की लैंग्वेज को अगर आप इसको लीगल लैंग्वेज में मिलाएंगे तो फिर चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ अपनी नोट्स, फिर एंड करते हैं। उम्मीद है अब तुम अपनी गलती समझ चुके होंगे, है ना। हमारे हम परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल कॉमन सीनियर, है ना। ये लाइन लिखनी थी, अथॉरिटी टू डायरेक्टर और डायरेक्टर एज कंपनी सेक्रेटरी वेयर एवर द कंपनी सेक्रेटरी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, ये इस तरीके से लैंग्वेज लिखी। तो इसमें तुम्हें तो कुछ नंबर तुम्हें एग्जामिनर ने दे दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अगला तो भाई बिल्कुल सीधा सीधा था, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, है ना। इसका शायद तुम अगर मुझसे पढ़े नहीं हो, अगर मुझसे पढ़े होंगे तो इसका चीट कोड भी लिखवाया था, है ना। 24 डीजे शादी में, है ना, मैरिज, ये चीट कोड लिखवाया था मैंने इसका। सिंपल हेडिंग के साथ विद केस लॉ लिख के आना था, इसलिए नंबर नहीं मिले हैं। उम्मीद है तुम्हें अपनी गलती समझ में आ चुकी होगी।
अब ये देखो नेगोशिएबल, चलो ये और देख लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखो सेक्शन गायब, सेक्शन गायब, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद द एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड नोटरी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 18% होगा, राइट, 4 का है ना, ये तुमने सही लिखा है ना। और इट इज परसेंट चार्ज, ये तो इसमें कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो सेक्शन गायब होने के बाद, कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से जो नंबर दिए हैं वो तुम्हें इतने ही नंबर मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं नंबर दिए जाने चाहिए, राइट। 4A ऊपर कौन सा था, 4B पहले कर दिया, ठीक है, फिर 4A पे आ गए तुम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट प्रोमिसर, फिर से सेक्शन गायब, 43 पैरा ये वाला है। तो बहुत अच्छे जय वीर बसंती कॉन्सेप्ट से मैंने सिखाया था ना, किसी उसको पैसा देना है तो एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की कोशिश करनी है, राइट। और इधर उधर की बातें करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। बोलो बात समझ आ गई, सुप्रीम कोर्ट वाला सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर था। तो थोड़े बहुत तुम्हें 4 में नंबर मिल गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर 6-7 नंबर तुम्हारे क्वेश्चन 4 पे ही आए हैं। और अगर 4 को देखें तो एक बात तुम देखो, तो PFI वाला ये वाला क्वेश्चन हो गया, फिर तुमने 4 अटेम्प्ट किया। अब मुझे बताओ, देखो कितना बड़ा आंसर है, ट्रेडिंग और मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, ये वाला क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स में तुम्हें कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा विद सेक्शन, ये जॉइंट प्रोमिसरी क्वेश्चन मोस्टली मैंने कहा था आ ही जाता है एग्जाम में। अब देखो क्या लिखा, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर 7 मार्क्स में आया है, तो डिसऑनर जब 7 मार्क्स में आया है तो तुम्हें पता रहेगा सेक्शन 117 ये गायब हो गया। अगर कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिसऑनर होता है, तो आपको उसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं, ये है ना, ये 5 पॉइंट लिख के तुम्हें आने तभी नंबर मिलेंगे। तो इसमें तुम्हें जो 5 पॉइंट लिखने थे बिल्कुल लैंग्वेज को मिला के लिखने हैं, तो फोकस करो अपने लैंग्वेज पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम फैला फैला के लिख रहे हो, इससे चेकिंग करने में दिक्कत आती है ना। और सेक्शंस पे पकड़ आपकी कम है, सेक्शन से पकड़ आपकी कम है, सेक्शन 111 है ना, 117, राइट। इसके हिसाब से अगर तुम देखो तो 1 2 3 पॉइंट मिले हैं, तो पकड़ सेक्शन पे कम है और प्रोविजन भी बिल्कुल सही से लिखा नहीं गया, इसलिए नंबर ICAI ने कम दिए हैं। क्योंकि ICAI मेनली क्या चाहता है, देखो ICAI तुमसे ये चाहता है, वो अब तुम्हारा अगला, अगर तुम कह रहे हो सर मेरे 3 अटैम्प्ट हो गए, अगर चौथा अटैम्प्ट है तो ICAI तुमसे चाहता है पहला क्वेश्चन तुमने गड़बड़ उठाया, पहला क्वेश्चन उठाओ जबरदस्त, जिसमें तुम्हें सेक्शन भी याद हो और केस लॉ भी याद हो। दूसरा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन दो, ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, जो तुम्हारे सेक्शंस हैं, केस लॉ हैं, उनको हाईलाइट करो यानी अंडरलाइन करो। फॉर्मेटिंग बहुत सही होनी चाहिए, है ना। फॉर्मेट पे तुम बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे, इधर वाली लाइन से बाहर तुम जाए जा रहे हो, इधर वाली लाइन से बाहर तुम निकलते जा रहे हो, तो ये एक गड़बड़ चीज़ है, तुम्हें फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, ठीक है भाई। एक ही गड़बड़ वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा जो तुम आंसर लिख रहे हो उसमें गैपिंग कम करनी है। गैपिंग तुम्हें क्या करनी है बाबू, गैपिंग तुम्हें बहुत कम करनी है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ICAI तुमसे इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। डेफिनेशन जो तुम लिख रहे हो, हाँ अगली गलती तुम्हारी, जो तुमने डेफिनेशन लिखी बिल्कुल भी सही नहीं लिखी। डेफिनेशन को 90% तक सही लिखना है, तो ये तुम्हारी मेजर गलतियां हैं, बहुत मेजर गलतियां हैं, जिसमें तुम्हें नंबर नहीं मिल रहे हैं। फोकस करो, हर क्वेश्चन में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, राइटिंग वाइज भी और एक फॉर्मेटिंग वाइज भी, कि एग्जामिनर को चेक करते हुए लगे कि हाँ भाई ये बंदे ने प्रोविज़न ये लिखा है और उसका आंसर ये लिखा है तरीके से। तो मुझे अपनी गलती को समझ में आया होगा, स्क्रीन पे मैंने तुम्हारी लिख दी, तुम्हारी क्या कमी है, इसको कैसे दूर करना है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, ये कॉमन टू ऑल है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्रोविजन से मैच करना है। मिलूंगा अगली वीडियो में, पढ़ते रहो, सीखते रहो, और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार तुम पक्का पास होंगे। इन कमियों को दूर करना है, हिम्मत नहीं हारनी दोस्त, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा याद रखेंगे, ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। हिम्मत नहीं हारनी, पास करना इस बार कुछ भी हो जाए। मुझे कमेंट में बता दो सर, जान लगा दूंगा मैं।